आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 55 एक संक्षिप्त परिचय। मैंने खाली कमरे में घूमने वाले हेक्सागोनल प्रिज्म को देखा क्योंकि मैं अपने दिल को महसूस कर सकता था जो शारीरिक रूप से इस स्थान में नहीं था, तेज होना शुरू कर देता है। मैंने उस नीरस आवाज को सुना जिसने मेरे सिर में अभिवादन को बुलाया क्योंकि मैंने छोटे 3 कमरों से दूर देखा और जवाब दिया, क्या गलती, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? मैं, खैर, इस समय ये परिणामी नहीं है। आप एक सुनसान जगह में हैं जहां हम अगले मिनट के लिए बातचीत कर सकते हैं। योजनाओं का अगला चरण शुरू करने से पहले आपको अभी भी एक मामला पूरा करना। मैंने सोचते हुए बजने वाले शब्दों को आत्मसात कर लिया और पूछा, मुझे पहले किस बात का ध्यान रखना है? उस भूमि को परेशान करने वाला प्राणी जिसे आप संयुक्त संघ कहते हैं। इसकी मृत्यु दुश्मन की योजनाओं के विघटन, नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने और हमारे प्रतिशोध की शुरुआत का संकेत देगी। दुश्मन, प्रतिशोध। मेरा अस्तित्वहीन दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मैंने इस सब के बारे में सोचा और मेरे सामने का दृश्य गायब होने से पहले एक और बात पूछी। तुमने मुझे इस जगह में क्यों खींचा? स्थिर उत्तर आने से पहले आवाज एक सेकंड के लिए शांत थी। आपको अगली दिशा के बारे में बताने के अलावा आपको जल्दी करने की आवश्यकता है। यह आपको सत्ता की प्रणाली को जोड़ने के लिए तैयार करना है जो अंतिम प्रमुख जानवर की मृत्यु के साथ होगी। वर्तमान में आप सबसे अधिक सार रखते हैं, इसलिए आप सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ध्यान रखने वाली अगली बात यह है कि असली लड़ाई यहां नहीं लड़ी जाएगी। अपने वर्तमान दुश्मनों की ताकत के स्तर के कारण आत्मसंतुष्ट न हो। शब्द स्पष्ट रूप से बज रहे थे और मैं अंत के पास स्थिर स्वर से भावना की एक झलक भी महसूस कर सकता था। मैं एक बार फिर बोलने वाला था लेकिन दृश्य मेरी दृष्टि से ओझलने लगा। आखिरी बार आवाज आए, लापरवाह बच्चे को बचाना सुनिश्चित करें। मैंने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और इस बार खुद को युद्धक्षेत्र के आसमान में पाया। मेरे नीचे की जमीन अभी भी घने धुएं और जलती हुई चट्टानों से भरी हुई थी और राक्षसों का अधिकांश झुंड नष्ट हो चुका था। मैंने अपने शरीर को महसूस करने के लिए अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और मुझे कुछ पल पहले उस खाली जगह में अपने अनगोइया शरीर के न होने का एहसास याद आया। मुझे जल्दी से अपना काम समेटकर यूनाइटेड फेडरेशन जाना था ताकि मैं इन दरिंदों में से एक और को मार गिरा सकूं और उसके बाद मुझे और जवाब मिल सकेंगे। प्रतिशोध। मेरा खून खौल रहा था जब मैंने उन दुश्मनों से बदला लेने की संभावना के बारे में सोचा जिन्होंने हमें इतना सताया था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी एक और राक्षस से निपटना बाकी था। युद्ध समाप्त करने और अब बिना नेता के रह गए हजारों जानवरों को खत्म करने से पहले मैंने अपनी अंगूठी में रखी कौशल पुस्तिका निकाली और उसका विवरण पढ़ा। ये कौशल था विषाणु राक्षस को बुलाना, एक भयानक दैत्य जो अपने पीछे केवल विनाश छोड़ जाता है, आपके साथ खड़ा रहता है। ये कौशल उन कुछ गिने चुने सम्मन कौशलों में से एक था जिनसे मेरा सामना हुआ था और मैं ये देखने के लिए उत्साहित था कि रैंकेस कौशल से किस प्रकार का जानवर निकलेगा। मैंने अपने नीचे हजारों घबराए हुए जानवरों की ओर देखा और देखा कि सुनहरी कौशल पुस्तक मेरे शरीर में समाहित हो रही है और मैंने पहली बार आकाश में एक विशाल मेलाकाइट से बना रनिक वृत्त प्रकट हुआ और फैलने लगा जिससे चकाचौंध कर देने वाली हरी रोशनी की एक चमक निकली और एक भयानक जानवर प्रकट हुआ। इसके विशाल शरीर पर मांसपेशियों की एक मोटी परत फैली हुई थी। इसकी पीठ से गहरे हरे रंग के पंख निकले हुए थे जो चमगादड़ के पंखों जैसे दिखते थे और उनमें से मवाद रिस रहा था। यह एक बेहद मांसल, मोटा और फूला हुआ मानवाकार प्राणी जैसा दिखता था जिसकी लंबाई 5 मीटर से भी अधिक थी। ये हवा में भव्यता से खड़ा था, इसके विशाल और विचित्र पंख इसे हवा में स्थिर रखे हुए थे और यह जोर से दहाड़ रहा था। गर्जन। किसी के आगमन की चीख सी गूंजती हुई गर्जना पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। मैंने मन ही मन एक आदेश देते हुए उस रचना को देखा और वह राक्षस मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। ये पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद जानवरों के समूहों तक पहुंच गया। इसके विशाल पंखों से हवा के झोंके और सड़ी हुई गंध निकल रही थी। धमाका। यह इतनी जोर से गिरा कि आसपास के सभी जानवर लहूलुहान हो गए और ये फ्लाइट का उपयोग करते हुए मेरी वर्तमान गति से भी तेज गति से आगे बढ़ता रहा। जैसे ही उसका शरीर सिकुड़ा, वह हजारों जानवरों के अगले समूह के बीच में कूद गया। इससे पहले कि जहरीली हरी गैस का एक विस्फोट 10 मीटर से अधिक के क्षेत्र में फैल गया और खड़े हर जीव को, चाहे वह किसी भी पद का हो, मवाद के पोखर में पिघला दिया। वह भयानक जीव युद्ध क्षेत्र में बेरोक टोक आगे बढ़ता रहा और अपने रास्ते में आने वाले राक्षसों के समूहों को चीरता चला गया। वह इतना तेज और कारगर था कि उससे पहले जानवरों को मार गिराने की मेरी सफलता दर इसके सामने कुछ भी नहीं थी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जानवर रैंक सी का था या ए का। जब उसके शरीर से जहरीली गैस फैलती थी या वो अपने पंखों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए घूमता था तो सब कुछ नीचे गिर जाता था। मैंने इस भयानक जानवर को देखा जो युद्ध के मैदान में अपना आतंक फैला रहा था और मुझे एक और ऐसा ही जानवर चाहिए था। मुझे अभी अभी मिली इन दो रैंक एस स्किल्स की ताकत और शक्ति देखकर मैं दंग रह गया। पहली स्किल से सचमुच एक ज्वालामुखी फट गया जिसने 25 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को तबाह कर दिया, और यह प्यारा जहरीला समन अपने रास्ते में आने वाले हर राक्षस को कागज की तरह चीरता चला गया। मैं केवल एक को ही बुला सका, लेकिन इतनी ही भयानक चीजों को बुलाने और उन्हें सारा काम करते देखने के विचार से मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं रक्षा पंक्ति की ओर नीचे की ओर उड़ रहा था, जहां शिकारी अभी भी बचे हुए जानवरों का सफाया कर रहे थे, मैंने अपने सपनों से खुद को झकझोरकर उनकी मदद की। जब मैं जमीन के काफी करीब पहुंच गया तो मुझे खुशी और जयकारे सुनाई देने लगे क्योंकि कौशल हवा में लगातार उड़ रहे थे। एक महिला काले चील पर सवार थी और उसके चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान थी क्योंकि वह जानवर नीचे शिकारियों की मदद करने के लिए उड़कर आ रहा था। एक आदमी जिसका शरीर बिजली से जकड़ा हुआ था, एक बड़े हथौड़े को घुमा रहा था और उसके मुंह से जोरदार हंसी की आवाजें आ रही थीं। मैंने इन सब पर नजर रखी और रक्षा पंक्ति के पास बचे हुए दुश्मनों को खत्म करने के लिए और अधिक कौशल का इस्तेमाल किया। साथ ही मैंने अपने नए प्राप्त समन को पीछे भाग रहे जानवरों पर कहर बरपाने दिया। यह उन्हें इतनी आसानी से नष्ट कर रहा था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर हम अभी रैंक एस के किसी दूसरे राक्षस से लड़े तो इसका क्या हाल होगा। मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं था, इसलिए जब मैंने राक्षसों की भीड़ को कम होते देखा और नीचे के शिकारियों को आसानी से सांस लेते देखा तो मैं एक संदेश रिले करने के लिए एलिजाबेथ की ओर गया। मैं अभी जीत का आनंद लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था और मुझे एक पल में यूनाइटेड फेडरेशन की ओर भागना शुरू करना पड़ा। मैं इस लापरवाह शिकारी के बारे में सोच रहा था जिसने जो भी वह प्राणी था उसकी पहचान प्राप्त की, और क्या उनके पास मेरी शक्ति के समान कुछ भी था। एपिसोड 56 समय की कमी के कारण। उच्च पदस्थ शिकारियों के निरंतर समर्थन और इस तथ्य के कारण कि मैंने पूरे समय दो सबसे शक्तिशाली जानवरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित रखा, युद्ध के मैदान में शिकारियों और सैनिकों का बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। उपचार करने वाले जादूगर घायलों की देखभाल कर रहे थे और संसाधन जुटाने में माहिर सरकारी दस्ते मैदान में घूमकर कोर्ट कौशल पुस्तकें और वस्तुएं एकत्र कर रहे थे। कुछ समय बाद विषैले आह्वान ने जानवरों की सेनाओं को नष्ट करना समाप्त कर दिया और युद्ध क्षेत्र के दूसरे हिस्से में केवल पिघली हुई चट्टानों के क्षेत्र बचे थे जो अभी भी गर्मी से उबल रहे थे और जंग खा चुके जानवरों के शव थे। मैंने एलिजाबेथ को बताया कि मैं यूनाइटेड फेडरेशन की ओर तेजी से जा रहा हूं, और यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई जब उसने मुझसे पूछा, क्या तुम थके नहीं हो? इस बेहद सामान्य प्रश्न पर मैं हंस पड़ा और कमांड सेंटर में लाइटनिंग हैंड और अन्य अधिकारियों को अपनी सहमति देते हुए इसका उत्तर न देने का विकल्प चुना। जाने से पहले मैंने उस देश के बारे में पूछा जहां वर्तमान में ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, और खुफिया अधिकारियों ने मुझे उस देश के निर्देशांक दिए जिसे किंग्स हार्बर कहा जाता था। मुझे उड़ान भरने की सामान्य दिशा पता थी ताकि मैं वहां सबसे तेज समय पहुंच सकूं, लेकिन मेरे फोन पर वास्तविक निर्देशांक होने से काफी मदद मिली। मैंने नीले बिंदीदार स्थान को देखा और मैं कितनी दूर था क्योंकि मुझे अपनी यात्रा तुरंत शुरू करने के लिए खुजली हो रही थी। यहां तक कि अपनी शीर्ष गति से उड़ान भरते हुए मुझे नहीं पता था कि मुझे वहां पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे। क्या मैं इसे समय पर बना पाऊंगा, इससे पहले कि हजारों लोग अपनी जान गंवाते रहें? मैंने एलिजाबेथ से कहा कि वह अपने शब्दों को रिले करे क्योंकि मैं कमांड सेंटर से उड़ गया और जहरीले सम्मन की बड़ी गर्दन पर उतरा। इसकी गर्दन पर लुढ़कने वाली मांसपेशियां पत्थरों की तरह महसूस हुई क्योंकि मैं उस पर बैठ गया, ये देखने के लिए आदेश दे रहा था कि क्या यह अपने शरीर से आने वाले हानिकारक धुएं को छोड़ना बंद कर सकता है, क्योंकि मैं पहले से ही अपनी त्वचा को हरे रंग की अस्वास्थ्यकर छाया में बदल सकता था। वह दानव मेरी बात मान गया और उसका दबदबा कम हो गया, जबकि मैंने नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कई बार गार्जियन लाइट का प्रयोग किया। मैंने देखा कि यह रैंक एस समन मेरे फ्लाइट कौशल से कहीं अधिक तेज था, इसलिए ये यूनाइटेड फेडरेशन की ओर मेरा परिवहन साधन होगा। जैसे ही हम हवा में गायब हुए, उसके फैले हुए चमगादड़ जैसे पंख कांपने लगे और हम तेजी से एक अलग ही युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। काजोही को हौंफते हुए युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गया था। उसने जमकर उत्पात मचाया था और कई रैंक ए और बी बॉस को मार गिराया था, लेकिन जिस राक्षस से वह लड़ना चाहता था वह अभी तक सामने नहीं आया था। पिछले कुछ घंटों की भागदौड़ के कारण उसकी ऊर्जा कम हो रही थी, इसलिए उसने खुद को युद्ध क्षेत्र से बाहर आने और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूर किया।
वह आज़ादी से जीना चाहता था और दिन भर लड़ना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे और मजबूत होना था, इतना मजबूत कि वह बिना थके दिन रात लड़ सके। जब उसने एक और जानवर को मारना समाप्त कर दिया और अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया, तो उसने एक और रैन के हीरो को अपनी स्थिति संभालने के लिए बुलाया क्योंकि वह पीछे की ओर चला गया। वह इस तरह ब्लैक ड्रैगन का सामना नहीं करना चाहता था और युद्ध के रोमांच के बिना एक अर्थहीन मौत मरना चाहता था। उसका कटाना उसकी गोद में लेट गया क्योंकि उसने उसे सहलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पहले अपनी लड़ने की शक्ति को पुनः प्राप्त करेगा, एक और मुकाबले के लिए जाने से पहले जो निश्चित रूप से भयानक जानवर को बुलाएगा। एक विशाल जानवर बड़े पेड़ों से घिरे एक विशाल जंगल के बीच में सो रहा था जो उसके शरीर की तुलना में छोटी टहनियों की तरह लग रहा था। जानवर के पूरे शरीर में काले तराजू की एक बड़ी परत फैली हुई थी जिसमें सुंदर पंख थे और उसके पीछे एक लंबी नुकीली पूंछ घूमती थी। एक धड़कन की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि जानवर ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई, इससे पहले कि काले धुएं ने उसके शरीर को ढक लिया क्योंकि यह आकार में कम होने लगा। जैसे ही काले धुएं ने क्षेत्र में फैल गया, गड़गड़ाहट सुनाई दी और जल्द ही जंगल में एक नई आकृति खड़ी थी। अब यह एक मानव पुरुष की उपस्थिति में था जो अपने 50 के दशक में प्रतीत होता था। उसकी त्वचा काली हो गई थी और उसकी छाती पर एक स्पंदित निशान देखा जा सकता था। यह ब्लैक ड्रैगन था जिसकी सेना वर्तमान में संयुक्त संघ के देशों पर युद्ध छेड़ रही थी। उन्होंने अपने ड्यूकडोम की स्वतंत्रता के लिए एक सौदा करने के बाद स्वेच्छा से इस निचली दुनिया में उतरने का फैसला किया था। जब तक वह इस प्रयास में सफल रहा तब तक उसके लोग उत्पीड़न से मुक्त रहेंगे। उसे इस ग्रह के मूल निवासियों के लिए बुरा लगा क्योंकि वह वही काम कर रहा था जो उनके साथ बहुत पहले नहीं किया गया था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। उसके लोग हर दिन पीड़ित होते रहे और वह उनके लिए कुछ राहत चाहता था। वह इन अन्य प्राणियों की मृत्यु का बोझ उठाएगा, लेकिन उसे सौदे का अपना अंत पूरा करना था और आशा है कि वे भी ऐसा ही करेंगे। इस निचली दुनिया में आने वाले उनके स्तर के किसी व्यक्ति की कमियां थीं, खासकर क्योंकि उन गधों ने उतरने के लिए आवश्यक सार प्रदान नहीं करना चुना और उसे अपना स्वयं का उपयोग करना पड़ा। इससे चोट लग गई जिससे उबरने में कुछ समय लग रहा था। यही कारण था कि वह अपने वंश के बाद स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में सक्षम नहीं था और उसे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने अधीनस्थों और अन्य अर्थ मनुष्यों पर निर्भर रहना पड़ा। इस चोट के आगमन के साथ अपने शरीर में ऊर्जा को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह इस मानव रूप में बदल गया था। इसे ठीक होने में केवल कुछ और दिन लगेंगे और उसे अपनी चरम रैनकैस ताकत पर वापस आना चाहिए। जब वह समय आएगा तो वह अपने शक्तिशाली हृदय को मजबूत करेगा और उन सभी को समर्पण करने के लिए मजबूर करेगा या मृत्यु का सामना करेगा। भावनाओं को तस्वीर से बाहर रखना पड़ा। वह अपने लोगों, अपनी बेटी के लिए, अपने लिए ऐसा कर रहा था। इन मूल निवासियों के साथ जो होने वाला था उस पर उसे दया आएगी, लेकिन वह यही था। आधे दिन से अधिक समय बीत चुका था जब उसे अपडेट मिला था कि एक शक्तिशाली मानव उनके खिलाफ खड़ा था और उसके कई अधीनस्थों की मौत का कारण बना था, लेकिन वह तब तक फिर से आगे नहीं बढ़ना चाहता था जब तक कि उसकी अधिक चोटें ठीक नहीं हो जाती। वह अपनी सेना की प्रगति की जांच करने ही वाला था कि उतरने के बाद उसने किसी की आभा गायब हो गई। बहुत देर बाद एक और आभा भी पलक झपकते ही फीकी पड़ गई। वह हैरान हो गया क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ऊर्जा फैलाई, लेकिन फिर भी आभा महसूस नहीं कर सका। क्या हुआ था? इस तरह के ग्रहों पर आपके समान स्तर के लोगों को समझना बहुत आसान था, इसलिए वह उन दो परिचित आभा से अवगत था जो यहां भी थीं। लेकिन अब दोनों चले गए थे। उसकी उलझन उदासी में बदल गई क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक असंभव विचार उसके दिमाग में घर कर गया, तभी काला धुआं